नमस्कार दोस्तों, पिछले साल इजरायल और हमास ग्रुप के बीच में युद्ध की वजह से मिडिल क्राइसिस शुरू होता है और पिछले महीने तक इजरायल और हमास ग्रुप के बीच में युद्ध की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन अब युद्ध की तीव्रता इजरायल और हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच में बढ़ती जा रही है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इजरायल और हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच में युद्ध का कारण क्या है। ये इस टाइम पे रिसेंटली कब से शुरू हुआ है। इजरायल ने जो पेजर अटैक किया है लेबनान के ऊपर, जो हिजबुल्लाह के सैनिक उनको मारने के लिए, उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी है। ये हिजबुल्लाह आखिर है क्या, कब बना, क्या ये कोई राजनीतिक संगठन है या कोई आतंकवादी संगठन है। हसन नसरल्लाह जिनकी मौत अभी अभी हुई है और उनकी मौत का शोक भारत में भी अभी मनाया गया है मुस्लिम समुदाय के अलावा। हसन नसरल्लाह कौन था जिसको अभी अभी इजरायल ने मार गिराया है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इजरायल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे क्या बातचीत की है। हमारे जो आर्मी के चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने अभी अभी एक इंटरव्यू में भी कहा कि इजरायल ने जो पेजर अटैक किया था हिजबुल्लाह के सैनिकों को मारने के लिए, एक मास्टर स्ट्रोक था। इसी के साथ में जर्मनी में एक ऐसा कानून बना है जो यह कहता है कि यदि जर्मनी के अंदर कोई भी व्यक्ति फ्रॉम रिवर टू सी स्लोगन का नारे का प्रयोग करेगा ना, तो उसको जर्मनी से बाहर निकाल फेंका जाएगा या उसको जर्मनी की नागरिकता नहीं दी जाएगी। रूस का इस पूरे मसले के ऊपर क्या स्टांस है, रूस किस तरफ आता है। हमारे और रूस के बीच में तो दोस्ती है, लेकिन भारत और रूस इस मसले के ऊपर दोनों अलग अलग सिरों पर बैठे हुए हैं। ईरान के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जो सीक्रेट सर्विस थी ना, उसके जो एजेंट थे वो मोसाद के एजेंट थे। मोसाद यानी इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है, उसके एजेंट ईरान की जो सीक्रेट सर्विस थी उसके एजेंट बने हुए थे, डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा खुलासा देखने आया है। यमन के जो हाउती विद्रोहियों हैं, उन्होंने अभी अभी एयरपोर्ट के ऊपर एक मिसाइल लॉन्च की थी, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको उड़ाने के लिए प्रयास असफल हो गया। इसके अलावा ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इजराइल चाहता क्या है, इजराइल की मंशा क्या है, इजराइल क्या करना चाहता है। इसके अलावा ये जो हसन नसरल्लाह, इसकी मौत के बाद भारत में बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन यहां पर प्रोटेस्ट देखा गया, लोगों ने शोक मनाया इसकी मौत के ऊपर। क्यों शोक मनाया, भारत से इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। और अभी अभी यह सुनने को आया कि ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया है। ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइल दागी है इजराइल के ऊपर और इजराइल ने ज्यादातर को तो इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन अब खाड़ी के अंदर तीसरा युद्ध शुरू हो चुका है। पहला युद्ध तो इजराइल और हमास के बीच में, दूसरा युद्ध इजराइल और हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच में, और तीसरा युद्ध अब डायरेक्ट हो सकता है ईरान और इजराइल के बीच में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज गांधी जयंती के दिन, आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर है, और आज के दिन ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है। बहुत ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस 180 से ज्यादा बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इन सारी की सारी बातों का आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इजराइल हमास वॉर क्या है, और ईरान ने बड़ा हमला किया इजराइल के ऊपर, और इसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने कसम खाई है कि मैं ईरान को छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। और इन 2 सप्ताह में क्या क्या देखने को मिला, हमें बहुत कुछ जानने को आज मिलेगा। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है जिसका नाम हिजबुल्लाह है, ये क्या है। इजराइल के ऊपर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है लेबनान। ये रहा इजराइल और ये रहा लेबनान। तो लेबनान नाम के देश के अंदर ये एक शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक संगठन है और एक आर्म्ड ग्रुप है। लेबनान नाम के देश की संसद में और सरकार में इसकी अच्छी खासी पकड़ है। ये एक हिजबुल्लाह नाम का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक राजनीतिक संगठन है, प्लस एक आर्म्ड ग्रुप है, सैन्य संगठन है। और इजराइल ने, अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने और गल्फ अरब स्टेट्स ने इसको आतंकवादी ग्रुप का टैग दे रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग दे रखा है। और मैं आपको बता दूं, इनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, और अपने आप में जो भी लोग इससे जुड़ा हुआ है ना, वो अपने आप को एक सैनिक मानता है, एक कमांडर मानता है। और मैं आपको यह बता दूं कि ईरान इसको बैक करता है, ईरान इसको गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये ईरान बैक्ड है ना, पीछे से ईरान इसको बैक करता है। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, और इसकी काफी अच्छी पकड़ है आसपास के एरिया में, ईरान में, सीरिया में और लेबनान के अंदर। और मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी लगभग 1 लाख से बड़ी आर्मी है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि लेबनान की खुद की आर्मी है, लेबनान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, लेकिन लेबनान नाम के देश की जो आर्मी है उससे भी ज्यादा बड़ी आर्मी इस अकेले हिजबुल्लाह ग्रुप के। तो इसका काफी प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। और बात करते हैं इसके राइज की, तो जब इसके राइज की बात होती है तो 1975 से 1990 के बीच में लेबनान में सिविल वार हुआ था, है ना, गृह युद्ध छुड़ा था। उस टाइम पे 1980 के आसपास ये राइज होता है। इसी टाइम की बात है, इजराइल ने
लेबनान के अंदर सिविल वॉर के दौरान, जब लेबनान के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, यहां पर गृह युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने यहां पर चढ़ाई कर दी थी और इजराइल यहां तक पहुंच गया था। कहां तक? यहां तक पहुंच गया था और इसका काफी एरिया कैप्चर कर लिया था। किसने? इजराइल ने। उस टाइम पे इसका राइज होता है, उस टाइम में इसने इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और जब 2000 के आसपास इजराइल यहां से विड्रॉ होता है, बाहर निकलता है। कहां से? लेबनान से। लेबनान का जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी एरिया, यहां से जब 2000 के आसपास इजराइल अपनी आर्मी को वापस बुलाता है, विड्रॉ करता है, तब ये बड़े पैमाने पर ढिंडोरा पीटता है कि हमने इजराइल की आर्मी को खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया, हमने ऐसा कर दिखाया। तो लेबनान नाम के देश के अंदर बड़ा लोकप्रिय हो जाता है, बड़ा पॉपुलर हो जाता है, बड़ा चर्चित हो जाता है और तभी से ये घटना बनी हुई है। और तब से आप देखो छोटी मोटी झड़प आए दिन हिजबुल्लाह के बीच में और इजराइल के बीच में होती रहती है। इसके अलावा एक रीजन और भी है, इजराइल ने पूरा का पूरा लेबनान खाली नहीं किया था। ये जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साउथर्न लेबनान का ये वाला एरिया आज भी इजराइल के पास है, इजराइल के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसको वापस से हिजबुल्लाह ग्रुप लेना चाहता है कि ये वाला एरिया आज भी इजराइल कैप्चर करके रखता है। आज भी जब हम पढ़ रहे हैं ये वाला एरिया इजराइल के पास है, तो इसको वापस लेना चाहता है। इसके अलावा पैलेस्टाइन का साथ देता है, हमास ग्रुप का साथ देता है और धीरे धीरे विवाद बढ़ता ही गया है। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि अब थोड़ी हम टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जान लो कि ये इंसान कौन है। ये है हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह वही आदमी है जो 1992 में इस ग्रुप का सेक्रेटरी जनरल बना था और अभी अभी इसी को टपकाया है इजराइल ने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं, अभी अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ है, जिनका नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा कि ये जो इजराइल ने पेजर अटैक किया है लेबनान के ऊपर और जो हिजबुल्लाह नाम के जो सैनिक है उसको इंजर किया है, उनको मारा है, वो एक मास्टर स्ट्रोक है। कितनी बड़ी प्लानिंग की है इजराइल ने इसके लिए। 15 साल से ज्यादा साल हो गए इजराइल को इस बात की प्लानिंग करते हुए कि हिजबुल्लाह ग्रुप यदि ज्यादा एक्टिविटी करेगा, कुछ ज्यादा हरकत करेगा, तो मैं उसे कैसे निपटूंगा। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किसी भी काम को आज करने के लिए आपको बैकग्राउंड बड़ा तैयार करना पड़ता है। तो इन्होंने काफी बढ़ाई की है इजराइल की, ये मास्टर स्ट्रोक है जो इजराइल ने खेला है। अभी आपको पता है कि पिछले महीने 17 तारीख को, पिछले महीने में आपको पता है कि एक पेजर अटैक किया था। किसने? इजराइल ने। कहां पर? जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसके सैनिकों को मारने के लिए। 3000 से ज्यादा सैनिक तो घायल हो गए हैं और 32 से ज्यादा जो हिजबुल्लाह ग्रुप के सैनिक है वो मारे जा चुके हैं पेजर फटने की वजह से। हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड कर देता हूं। हिजबुल्लाह ग्रुप को हमेशा इस बात का डर है कि इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगर हम सेल फोन वगैरह रखेंगे, मोबाइल फोन रखेंगे ना, तो वो क्या कर लेगा, ट्रेस कर लेगा और इससे हमारे सैनिकों को खतरा हो सकता है। तो कोई भी फोन यूज नहीं करेगा। तो फरवरी में सबके फोन छीन लिए, फोन के लिए मना कर दिया। उसके बाद में इसने कहा कि ये पेजर नाम की डिवाइस होती है ना, पेजर या आपने वॉकी टॉकी का नाम भी सुना होगा, इसका हम ऑर्डर देंगे। ये पुरानी डिवाइस है और इसके माध्यम से इसको इजराइल ट्रैक भी नहीं कर पाएगा, पता भी नहीं लगा पाएगा और आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसने 5000 से ज्यादा पेजर डिवाइस के लिए ये जो ताइवान की एक कंपनी है ना उसको ऑर्डर दे दिया और कंपनी का नाम था गोल्ड अपोलो। अब गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर तो दे दिया। उसके बाद में इजराइल बीच में आ जाता। इजराइल ने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम, है ना। ताइवान की कंपनी से जाके बोला क्या कर रहे हो, कितना पुराना ऑर्डर है, आज के टाइम पे पेजर वॉकी टॉकी यूज करता कौन है, आप रहने दो, हम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो एक फॉल्ट, गलत, एक बेकार या मतलब एक कंपनी बनाई छोटी सी, है ना, फ्रॉड तरीके से। कहां पर? हंगरी नाम के देश में। हंगरी नाम के देश में इजराइल ने एक फ्रॉड कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा BAC कंसल्टिंग और बोला ताइवान से कि देखो आपको ऑर्डर मिला है और आपके लिए हम 5000 डिवाइस तैयार कर देंगे। हमारी खुद की एक कंपनी है जिसका नाम है BAC कंसल्टिंग और ये हंगरी के अंदर है और इसके ऊपर आप इस बात की इजाजत दे दो कि हम आपकी कंपनी का इसके ऊपर टैग लगा सकते हैं। तो ताइवान की कंपनी ने इजाजत दे दी कि आप हमारी कंपनी का इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, टैग लगा सकती हो। तो फिर और जब ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था मौसाद जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा था इस फॉल्ट कंपनी के अंदर, तब इसके अंदर एक्सप्लोजन फिट कर दिया और एक कोड फिट कर दिया कि अगर ये कोड भविष्य में इस डिवाइस के ऊपर आता है तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। उसके बाद में ये किसको पहुंचा दिया गया, मौसाद ग्रुप पे इसमें डिवाइस इंस्टॉल करवा दी। उसके बाद में पेजर को कहां पहुंचा दिया, हिजबुल्लाह ग्रुप के बाद। और अभी वो कोड भेजा गया था 17 तारीख को और कोड के बाद में ब्लास्ट हो गई पेजर डिवाइसेस और 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के सैनिक क्या हो गए, घायल हो गए और 32 से ज्यादा मारे गए। तो इसी के लिए बोला कि एक काम को आज करने के लिए 15 साल पुरानी प्लानिंग की, 15 साल से प्लानिंग कर रहा है इजराइल। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता कि हम कितनी बढ़िया प्लानिंग करते हैं अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, इस बात का भी आपको पता है। अब मैं आपको थोड़ी टाइमलाइन बता देता हूं। 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को
पेजर अटैक होता है, डिवाइस में कोड भेजा जाता है इजराइल की तरफ से जो खुद ने ही तैयार किया था, मैंने आपको भी बैकग्राउंड बताया है, ठीक है, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और 32 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर 18 तारीख को वॉकी टॉकी, है ना, पेजर जैसा एक डिवाइस होता है वॉकी टॉकी जिसका पुलिस यूज करती है, वॉकी टॉकी के अंदर विस्फोट होता है और उसके अंदर भी 450 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और 14 लोग मारे जाते हैं। ये मैं आपको 18 तारीख की बात बता रहा हूं। फिर 20 सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूं। 20 सितंबर को इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की लेबनान नाम के देश के ऊपर और एक कमांडर है जिसका नाम है इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर इब्राहिम अकील को मार गिराया, ठीक है, और बहुत सारे जो हिजबुल्लाह के सैनिक थे ना वो भी मारे गए, लगभग 15 से ज्यादा हिजबुल्लाह के सैनिक यहां पर मारे गए हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 21 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूं। 21 तारीख को, 21 सितंबर को क्या हुआ था, पिछला महीना चल रहा है, 21 सितंबर को बड़े पैमाने पर इजराइल की एयरफोर्स ने बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की और 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह के जो टारगेट्स है उनको ध्वस्त कर दिया। उसी बीच में 23 सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूं। 23 सितंबर को इजराइल ने फरमान सुनाया कि जो भी लेबनान के साउथ का एरिया है, लेबनान का जो साउथ का एरिया है वहां पर जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट है, वो जल्दी से जल्द साउथ के एरिया को खाली कर दो। मैं बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करने वाला हूं, एयर स्ट्राइक करने वाला हूं, मिसाइल छोड़ने वाला हूं। और आनन फानन में उसने पहले तो वार्निंग की और 2-3 घंटे बाद ही मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें 1300 एयर स्ट्राइक की, 1300 मिसाइलें दागी गई और 558 लोगों की डेथ हो गई है। इस 23 तारीख वाले एयर स्ट्राइक के अंदर साउथ लेबनान के अंदर 558 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है और एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है इन 10 साल के अंदर ये देखा गया है। उसके बाद में 25 तारीख को हिजबुल्लाह ग्रुप ने रिटेलिएट किया। हिजबुल्लाह ग्रुप ने पहली बार रॉकेट अटैक किया, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने इसके बाद इसको रिटेलिएट किया और इसको आराम से वो क्या कहते हैं कि अपने जो एयर डिफेंस सिस्टमों से इंटरसेप्ट कर लिया और इसको ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद में इजराइल ने कहा प्रिपेयर फॉर वेरी स्ट्रांगली ग्राउंड इन्वेजन। इजराइल ने अब कसम खा ली कि अब मैं ग्राउंड इन्वेजन करूंगा, अब मैं टैंक भेजूंगा, बड़े पैमाने पर टैंक भेजूंगा और टैंक भेजकर जमीनी कार्रवाई करना शुरू होगा। बहुत हो गई एयर स्ट्राइक, ये आपको 25 तारीख की बात बता रहा हूं। फिर आपको पता है कि इसी बीच में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की जो बैठक है वो चल रही है। वहां पर हर एक आदमी का, हर एक देश का जो बड़ा लीडर वो भाषण देने जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। जब नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका जाते ही इनके पास एक प्रपोजल आता है। अमेरिका ने, फ्रांस ने, इन लोगों ने यह कहा कि देखो हमने 21 दिन का प्लान तैयार किया है आपके बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में जो भी वारदात चल रही ना उसको रुकने के लिए, तो 21 दिन का सीज फायर प्रपोजल प्लान हम आपके सामने रखते हैं। ये कौन कह रहा है, अमेरिका और फ्रांस समझा रहा है इजराइल को कि 21 दिन का सीज फायर प्लान हम आपके लिए लेके आए हैं, आपके इस पर क्या मनसा है। तो नेतन्याहू ने कह दिया मैं इसको नहीं मानता, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। और फिर 27 तारीख को नेतन्याहू का नंबर आता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए। और जब ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सुनाया, ठीक है। और जब ये भाषण दे रहे थे तो सामने वाली सारी कुर्सियां खाली थी, कोई सुनने वाला ही नहीं था, क्योंकि सब लोग थोड़े इनसे नाराज चल रहे हैं, कुछ ज्यादा हरकत ये कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने जाते जाते ये कहा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ ना, ये स्वाम्प ऑफ एंटी सेमेटिक बाइल है, ये यहूदी विरोधी पित्त का एक दलदल है, ये तक जाते जाते इन्होंने बोल दिया 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। और 28 तारीख को सुनने में आता है कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर है, हिजबुल्लाह के जो मेन लीडर हैं, हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरल्लाह, उनकी डेथ हो चुकी है एक स्ट्राइक के अंदर। 28 तारीख को सुनने को क्या आया कि हसन नसरल्लाह की डेथ हो गई है। हसन नसरल्लाह को 1992 से जो हिजबुल्लाह ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल बने हुए थे, जो लीडर थे, उनकी डेथ हो गई है। और इनकी डेथ मैं आपको बता देता हूं घुटन की वजह से हुई है। मिसाइल अटैक तो हुआ है, ये बंकर के अंदर थे, 60 फीट गहरे बंकर के अंदर नीचे बैठे थे, ऊपर से सब कुछ ढह गया और जब सांस वगैरह नहीं आया तो घुटन की वजह से इनकी डेथ हुई है। नसरल्लाह सफोकेटेड टू डेथ फ्रॉम टॉक्सिक फ्यूज इनसाइड सीक्रेट बंकर, 60 फीट गहरे सीक्रेट बंकर के अंदर इनकी दम घुटने की वजह से डेथ हुई है। और सुनने में तो यह भी आया है कि हिजबुल्लाह के लीडर के बाद इजराइल, ये जो हमास ग्रुप का नया लीडर है ना, इसको टपकाने की कगार पर है, लेकिन टपका नहीं पाया। मैं आपको बता दूं हमास ग्रुप के लीडर को पहले मार चुका है। हमास ग्रुप के लीडर को, जिसका नाम आपको पता है ना, इस्माइल हैनियान था, इसको जुलाई के महीने में, है ना, जुलाई के महीने में ईरान के अंदर मिसाइल अटैक के अंदर इसको मार गिराया गया था। इस्माइल हसन के बाद हमास ग्रुप का नया जो लीडर बनता है ना, वो ये है हैनिया सिनवार, है ना। तो ये भी सुनने में आया था कि
हसन नसरल्ला के बाद हिजबुल्लाह के लीडर को मारने के बाद जो हमास ग्रुप का नया लीडर बना है, इनके बाद में इसको भी टपकाने की तैयारी थी, लेकिन इजराइल रुक गया क्योंकि हमास ग्रुप के पास इजराइल के कहीं ना कहीं अभी भी हॉस्टेज हैं, बंधक हैं। अगर ये इसको मारता है तो उनको नुकसान पहुंचा सकता, तो अभी इसको छोड़ दिया, इसको नहीं मारा, लेकिन थोड़े दिनों में ये भी मरने ही वाला है। और 7 से ज्यादा बड़े कमांडर इंक्लूडिंग हसन नसरल्ला की डेथ हो चुकी है। हिजबुल्लाह के जो टॉप रैंकिंग के ऑफिसर है ना, सबको मार गिराया है। और मैं आपको यह बता दूं कि अब इजराइल ग्राउंड इन्वेजन कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड इन्वेजन की जाए, अब जमीनी कार्रवाई की जाए। तो टैंक एंड जेट ऑन मूव इन इजराइल लेबनान बॉर्डर, बड़े पैमाने पर इजराइल लेबनान बॉर्डर के ऊपर टैंक पहुंचा दिए। किसने? इजराइल ने। इजराइल लॉन्चेज ग्राउंड ऑपरेशन साउथर्न लेबनान मिलिट्री सेज, इजराइल की मिलिट्री ने कहा कि हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, बड़े पैमाने पर ये करेंगे। और अभी मैं आपको बता रहा थी नेतन्याहू कहां थे? अमेरिका में थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देके। जब ये वापस से इजराइल आते हैं तो इजराइल का एक एयरपोर्ट है, ठीक है, इजराइल के एयरपोर्ट का नाम क्या है? बेन गुरियन एयरपोर्ट है। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जब ये उतर रहे थे ना, तो एक मिसाइल अटैक होता है इस एयरपोर्ट के ऊपर, इजराइल के अंदर। क्यों होता है और ये करने वाला कौन है? हाउती रिबेल्स। यमन नाम के देश में हाउती रिबेल्स पाए जाते हैं और हसन नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए हाउती विद्रोहियों ने जब ये एयरपोर्ट पे उतरते हैं इजराइल के अंदर, बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पर एक मिसाइल अटैक करते हैं, लेकिन इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और इस मिसाइल अटैक को ध्वस्त कर दिया गया। इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं रशिया का क्या स्टांस है। रशिया ने सारे हरकतों के बाद ये बोला कि ये जो हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा है, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है, इसके बाद ये जो एरिया है इसके अंदर हाई एक्सीलेशन हो सकता है, वॉर बढ़ सकता है, बड़े पैमाने पर वार हो सकता है, ठीक है। तो रीजनल वार, बड़ा रीजनल वॉर होने की संभावना है। अब ये छोटा सा रीजनल वार है, ये बड़ा रूप भी ले सकता है, आने वाले समय में ये बड़ा रूप भी धारण कर सकता है और धारण कर लिया। ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। तो देखो, भारत और रसिया अपने आप में फ्रेंड है, लेकिन भारत इजराइल को सपोर्ट करता है और रसिया किसको सपोर्ट करता है? इसके अलावा जो ईरान है या जो सीरिया है या जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, इनको सपोर्ट करता है दोनों पक्के दोस्त। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में यही है कि आप पक्के दोस्त हो, लेकिन आपकी दोस्ती किसी और की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और रसिया उधर हिजबुल्लाह ग्रुप को, हमास ग्रुप को या सीरिया को या ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो यही बोला है रशिया ने कि बिग रीजनल वॉर एक्सीलेट हो सकता है, बड़ा रीजनल वॉर देखने को मिल सकता है। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के दौरान उन्होंने कहा टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड, कि हमारी दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, हमारी दुनिया में आतंकवाद नहीं होना चाहिए। जो भी ग्रुप या जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को फैलाता है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि रीजनल एक्सलेशन ना बढ़ जाए, ठीक है, रीजनल एस्केलेशन ना बढ़ जाए। ये जो छोटा सा युद्ध है ना, ये बड़े युद्ध का रूप धारण ना कर ले, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो दो बड़ी बातें कि इस दुनिया में, हमारी दुनिया में टेररिज्म या आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू से बोला है फोन पे। और रीजनल एक्सलेशन ना बढ़ जाए, बड़े पैमाने पर युद्ध ना हो जाए, बड़े पैमाने पर वार देखने को ना मिल जाए, ऐसा कहीं ना हो जाए। और इसी बीच जर्मनी ने एक काम किया है, जर्मनी ने यह बोला कि जर्मनी के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर किसी प्रकार का लाइक, शेयर या कमेंट करता है, किसको लेकर? फ्रॉम द रिवर टू सी, फ्रॉम द रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इस नारे का, इस स्लोगन का प्रयोग करता है ना, तो हो सकता है हम उसको आने वाले समय में नागरिकता ना दे, हम उसको जर्मनी की नागरिकता से डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे, या हो सकता है ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर हरकत करेगा तो उसको जर्मनी से निकाल के बाहर भी फेंक सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के लोग ये ज्यादा हरकत कर रहे हैं, इसलिए इनकी नजरें थोड़ी झुकी हुई है। ये कौन है? शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनकी नजरें झुकी हुई कि हमारे लोग ऐसी हरकत ज्यादा करते हैं। तो जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने कहा कि अगर फ्रॉम रिवर टू सी नारे का प्रयोग कोई भी जर्मनी के अंदर करता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम उसको जर्मनी की नागरिकता नहीं देंगे। वो जर्मनी जो बड़े पैमाने पर यह कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए, और वही अपने देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों की बोलने की आजादी को छीन रहा है, ये जर्मनी बोल रहा है। आप देखो बड़े पैमाने पर, हम लोग अगर इसमें से आधा भी कर देना तो हमारे देश में बवाल हो जाए। अगर हम ये बोल देना कि हमारे देश में कोई भी फ्रॉम रिवर टू सी यूज नहीं करेगा, अगर यूज करता है तो हम उसकी नागरिकता छीन लेंगे या नागरिकता नहीं देंगे, हमारे देश में बवाल हो जाएगा। जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आप देखो बड़े पैमाने पर इस नारे का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम रिवर टू द सी, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। इस नारे का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इस नारे का प्रयोग अभी थोड़े दिन पहले किया गया था, जब ये जो
हमास के पुराने लीडर थे जिनकी डेथ हो गई है, इस्माइल हैनियान। ये जब ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने गए थे ना, तब भी इन्होंने इस नारे का यूज किया था, जूइश एंटिटी विल बी वन डे एलिमिनेटेड, पैलेस्टाइन विल राइज फ्रॉम रिवर टू सी। एक दिन जूरिस्ट कम्युनिटी इजराइल समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे खत्म कर देंगे और रिवर से लेकर सी तक, नदी से लेकर समुद्र तक केवल और केवल पैलेस्टाइन का राज होगा। इस नारे का आखिर मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये आपको इजराइल दिख रहा है, यहां पर एक नदी आपको दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर की, ये है जॉर्डन रिवर। और ये जॉर्डन रिवर से इधर वाला एरिया, पहले तो आपको पता है कि पैलेस्टाइन नाम का देश हुआ करता था, जूस बहुत ही कम हुआ करते थे। 1960s के आसपास आपको पता है कि इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर पूरे के पूरे के ऊपर कब्जा कर दिया। अब पैलेस्टाइन केवल यहां और यहां बचा है। पैलेस्टाइन का मतलब क्या है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, इसके अलावा पूरा का पूरा क्या है, इजराइल है। तो ये नारा लगाते हैं जो भी पैलेस्टाइन को फेवर करते हैं कि ये जो नदी से लेकर, इस नदी से लेकर इस समुद्र के बीच में ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, इसमें वापस से पैलेस्टाइन होगा, पैलेस्टाइन का राज होगा, वापस से पैलेस्टाइन देश बनेगा और इजराइल का खात्मा होगा, इजराइल समाप्त होगा। तो ये नारा पैलेस्टाइन के लिए लगाया जाता है कि नदी से लेकर इस समुद्र तक ये वाला जो बीच का एरिया, पहले यहां पर पैलेस्टाइन हुआ करता था, तो वापस से पैलेस्टाइन होगा, वापस से पैलेस्टाइन राइज करेगा, वापस से पैलेस्टाइन देश बनेगा बड़ा और इजराइल का खात्मा होगा, इजराइल समाप्त होगा। इसलिए जर्मनी ने ऐसा किया है। तो ये भी एक न्यूज है इसी से रिलेटेड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी 2 दिन पहले ईरान के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रेसिडेंट महमूद, जो कि ईरान के भूतपूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और बहुत ही शॉकिंग खुलासा है। इन्होंने कहा कि ईरान की जो सीक्रेट सर्विस है, उसके जो टॉप रैंकर्स के जो एजेंट हुआ करते थे ना, वो मोसाद के ही एजेंट हुआ करते थे। मोसाद यानी इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है, उसी के एजेंट ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी थी, उसके टॉप रैंकिंग ऑफिसर हुआ करते थे। इन्होंने खुलासा किया है और 20 से ज्यादा ऐसे जो एजेंट थे, वो डबल एजेंट हुआ करते थे, जो ईरान के लिए भी काम करते थे, ईरान की सीक्रेट एजेंसी के लिए भी काम करते थे और मोसाद के लिए भी काम करते थे, डबल एजेंट के रूप में काम करते थे। तो कितना बड़ा खुलासा है। ईरान की जो सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी है, उसके टॉप एजेंट कौन रह चुके हैं, मोसाद के बड़े बड़े एजेंट रह चुके हैं। और इन्होंने यह भी हवाला दिया कि 20 से ज्यादा ये रह चुके हैं और हम कर क्या रहे थे। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि 2018 में जो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट चुराया गया, वो आराम से चुरा लिया गया। कैसे चुराया गया, जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। कैसे मार दिया गया, कहीं ना कहीं हमारी टॉप सीक्रेट सर्विस के अंदर मोसाद के एजेंट थे, डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो 2018 में न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट चुराने के पीछे और हमारे साइंटिस्ट की हत्या के पीछे मोसाद के एजेंट का हाथ था। और 2021 की उन्होंने बात बताई कि 2021 में जो हमारी सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी है, उसका जो काउंटर इंटेलिजेंस है, उसका जो हेड था, वो खुद मोसाद का डबल एजेंट था। मोसाद का एजेंट था जो 2021 में हमारी जो सीक्रेट सर्विस है, यानी ईरान की सीक्रेट सर्विस है, उसका जो मेन हेड था ना, वो एक मोसाद का एजेंट था, जो डबल एजेंट के रूप में काम कर रहा था। और हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया। हद होती है भाई। और इसी बीच भारत में भी देखने को मिला कि भाई, मैंने आपको बताया कि ये जो हिजबुल्लाह है, ये लेबनान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और एक आर्म्ड ग्रुप भी है ना। तो इसी बात को देखते हुए जो भारत के शिया मुस्लिम्स हैं, 10,000 से ज्यादा शिया मुस्लिमों ने लखनऊ यूपी के अंदर एक शॉकिंग या शौक जताने वाला एक मार्च निकाला है। कंडोलेंस ऑन डेथ ऑफ नसरल्लाह है, द चीफ ऑफ जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह है। शिया मुस्लिम डिक्लेयर्ड 3-day मॉर्निंग, 3 दिन का उन्होंने शौक डिक्लेयर किया है और 300 से ज्यादा खुद की दुकानें बंद कर रखी है। और इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है, जुलूस निकाला है, शौक व्यक्त किया कि ये जो शिया मुस्लिम्स लीडर नसरल्लाह की मृत्यु हुई है ना, इनको शौक के रूप में देखा जा रहा है, इनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो भारत में भी प्रोटेस्ट देखा जाने लगा। केवल लखनऊ में ये प्रोटेस्ट देखा गया है और बाद में प्रोटेस्ट कहीं नहीं देखा गया है। इसकी न्यूज आप भी देख सकते हैं। अब देख लो आप, हमारे देश में कितनी फ्रीडम है। एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक चीफ मारा गया है, जो जिहाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आए दिन लोगों को दुनिया में भेजता रहता है, बम विस्फोट करता रहता है, आम जनता को, मासूमों को मारता रहता है। ये इंसान के लिए इन लोगों ने जुलूस निकाला है। अब देख लो स्वामी भक्ति या देश के प्रति निष्ठा कितनी है इन लोगों की। उस आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के एक चीफ की डेथ के बाद इन्होंने ये वाले मार्च निकाला है शिया मुस्लिम्स के द्वारा। तो ये देश की विडंबना है कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ ज्यादा ही है। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि घाटी में तीसरा युद्ध शुरू हो गया है। घाटी में तीसरे युद्ध का मतलब क्या है, पहला युद्ध तो इजराइल और हमास के बीच में, दूसरा युद्ध इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, और तीसरा युद्ध अभी ईरान ने एंट्री ले ली है। और अभी जब नसरल्लाह की मृत्यु हुई थी ना, नसरल्लाह की मृत्यु के बाद ईरान ने कहा था कि हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। इजराइल ने ये जो हरकत की है,
है ना, हम जिसको सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह ग्रुप को, इसको चीफ को नसरल्लाह को माराना, इसका आंसर करेगा ईरान। और ईरान ने आज आंसर कर दिया 2 अक्टूबर के दिन। 180 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। देखो 6 महीने के अंदर अंदर पिछली बार ईरान ने रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर, अप्रैल के महीने में 300 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, लेकिन वो ड्रोन हमला था और एयर स्ट्राइक थी, छोटी स्ट्राइक थी। 300 से ज्यादा ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक की थी ईरान ने, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। कब की थी? अप्रैल के महीने में। क्यों की थी? जब इजराइल ने डेमास्कस के अंदर, है ना, डेमास्कस यानी सीरिया की राजधानी डेमास्कस के अंदर जब ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया था, दूतावास को उड़ा दिया था, उसके रेस्पॉन्स में अप्रैल के महीने में 300 से ज्यादा ड्रोन और एयर स्ट्राइक की थी। किसने? ईरान ने। लेकिन और उसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अप्रैल में जो हरकत की थी ना, उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और इसका नाम रखा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकंड। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकंड। लेकिन ये उससे ज्यादा घाती का, इस टाइम उन्होंने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यूज किया है, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया है। अप्रैल के महीने में नॉर्मल स्ट्राइक की थी, छोटा मोटा अटैक किया था, इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन ये जो प्रॉमिस सेकंड निभाया है नसरल्लाह की मृत्यु के बाद, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 180 से ज्यादा मिसाइलों का एयर स्ट्राइक, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। और इसको बोला है ट्रू ऑपरेशन सेकंड। ये हमारा ट्रू प्रॉमिस है, हमने जो प्रॉमिस किया, वादा किया, हम उसको निभा रहे हैं। और इसी को मैं घाटी का तीसरा युद्ध बोल रहा हूं। और यह भी देखने को मिला, है ना, ईरान ने अटैक किया है कौन से देश में? एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन के अंदर जो इजराइल की एम्बेसी है, यहां पर भी एक छोटा सा अटैक हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्वीडन के अंदर इजराइल की जो एम्बेसी है, दूतावास है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ ना, वो ईरान ने किया है। लेकिन इंजर कोई भी नहीं हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब ये बार बढ़ गया है, एक्सेलेरेट हो गया, बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद इजराइल ने कसम खा ली है। इजराइल ने क्या कहा है कि ईरान ने ये जो हरकत करी है ना, इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, इसको चुकाना पड़ेगा। और इस बीच में जब ईरान ने अटैक कर दिया 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर, आदि को तो इंटरसेप्ट करवाया और थोड़ा बहुत तो इजराइल में नुकसान भी हुआ है। उसके बाद में बड़े बड़े देश बीच में कूद पड़े। अब यूनाइटेड किंगडम कूद पड़ा और यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा कि इजराइल को पूरा अधिकार है, वो अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपना यूज कर सकता है, सामने वाले को मार सकता है। तो यूके पूरा रेस्पॉन्स में आ गया, खुल के सामने आ गया। अमेरिका भी खुल के सामने आ गया कि अभी ये जो हमले किए हैं, किसने? इजराइल ने। इसके लिए हथियार हमने इजराइल को दिए थे। और इजराइल के ऊपर ये जो हमले हुए हैं, उसको बचाने के लिए वो जो इंटरसेप्टर डिवाइस है, वो हमने इजराइल को दिया है। तो हमने इजराइल को डिवाइस दी है, हमने इजराइल को हथियार दिया है। यूएस सेज इट हेल्प्ड इजराइल शूट डाउन ईरान मिसाइल। ईरान को मिसाइल को शूट डाउन करने में इजराइल का हमने साथ दिया है। यूके डायरेक्ट आ गया फेवर में, अमेरिका डायरेक्ट आ गया फेवर में। और नेतन्याहू ने यह कहा कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। अब एक प्रश्न हमारे माइंड में जो आता है, प्रश्न ये कि आखिर इजराइल चाहता क्या है? एक डिप्लोमेट है, या आप ये कह सकते हैं कि एक जाने माने जो रसिया है, इनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। अलेक्जेंडर डुगिन को कहा जाता है ये पुतिन का दिमाग है, पुतिन्स ब्रेन बोलते हैं इसको, पुतिन का दिमाग है। पुतिन जो भी करता है इन्हीं की एडवाइस से करता है। इनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। और इन्होंने एक लेख लिखा है, उन्होंने इसमें बताया है कि इजराइल नाउ स्ट्राइविंग टू क्रिएट ग्रेटर इजराइल। इजराइल इस वक्त इस तरफ बढ़ रहा है कि एक बड़ा इजराइल क्रिएट करना चाहता है, एक बड़ा एम्पायर स्थापित करना चाहता है, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इजराइल अभी छोटा है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी मंशा है कि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करे, एक ग्रेटर इजराइल बना के उभरे। ऐसा इन्होंने एक लेख में लिखा है। लेकिन मुझे जहां तक हो सकता है कि यह कारण हो कि इजराइल अपने आप को बड़ा करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, क्योंकि अभी उसका एरिया छोटा है। लेकिन इजराइल ने साफ साफ यह कह दिया कि आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई विल डिस्ट्रॉय ऑल माई एनिमीज। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने सारे के सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाते हैं या मेरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे देश के खिलाफ खतरा बनते हैं, मेरे देश को नुकसान पहुंचाते हैं या मेरे देश की आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान बन सकते हैं। उन लोगों को मैं सबको ठिकाने लगाऊंगा। ये खुद इजराइल कहता है, ठीक है। तो वो अपने सारे दुश्मनों को मारना चाहता है। और इनका भी लेख हम कंसिडर कर सकते हैं कि इजराइल अपने आप को विस्तार करना चाहता है, बड़ा इजराइल बनाना चाहता है। तो 2 सप्ताह की सारी घटनाएं हैं जो मैंने आपको एक साथ बनाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।